Hello everyone and welcome back to Spobex. फ्रेंड्स, जो लेडीज होती है ना, वो बिल्कुल खुद की तरफ ध्यान नहीं देती है। उनके लिए सबसे पहले अपना परिवार होता है, सबसे पहले अपना पति, फिर बच्चे और फिर घर में और भी जो सदस्य रहते हैं वो आते हैं और सबसे आखिरी में खुद को रखती है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी हेल्थ जो है वो सबसे आखिरी में आती है, ये वो जो खुद है वो सबसे आखिरी में आती है। अभी ऐसा ही करते हैं ना। देखिए, जो महिला होती है उसको तो कोई किसी दिन की ऐसी हॉलीडे या छुट्टी नहीं होती है। हमेशा अपने पैरों पर खड़े रहकर उसको हर एक चीज को सामने जाना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप और आपकी हेल्थ। तो आज हमारे बीच जो शख्सियत आए हैं वो है गायनेकोलॉजिस्ट। आइए उनका स्वागत करते हैं, डॉक्टर त्रिशला ढेमरे। वेलकम मैम। मैम, आप एक डॉक्टर है और वो भी गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट ऐसे नहीं कि आप अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो ही गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है। देयर आर सो मेनी थिंग्स रिलेटेड और बहुत सारे विषय है बात करने के लिए। बट हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्या आप खुद भी ऐसे फैमिली से आए हैं जिसमें डॉक्टर्स थे पहले से? तो उसके बारे में कुछ बताएं और आपको क्या इंस्पायर किया कि आपको डॉक्टर बनना है? Yes. Thank you, Viva, for such a lovely question. And all my greetings to Spobex. Thank you. Yes, I'm there to answer your question, and the question is, आपका जो क्वेश्चन है, सवाल है, वो बहुत ही अहम है। जी, अहम इसलिए है क्योंकि मेरे परिवार में वैसे तो कभी कोई डॉक्टर नहीं था। मेरे मदर एंड फादर they both दोनों ही एजुकेटेड थे। मेरी मदर उस समय की एजुकेटेड हुई है जब उस क्लासरूम के बाहर बैठती एक बोरे पर और उसने एजुकेशन तक प्राप्त किया है। मेरी मम्मी को, मीन्स माय मदर को, और मेरे पापा तो पढ़े लिखे थे जी, दोनों को ही एजुकेशन का जो है बहुत ही जुनून था। हम सब भाई बहन, इसके हम सभी के सभी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट्स, ऑल आर डॉक्टर्स and then become engineers in the family. We are the first generation in the family as a doctor. My mother had a dream कि मैं डॉक्टर बनूं और वो भी PhD डॉक्टर। ओके। पर यस, मुझे जितना समझता था जी, मुझे ऐसा लगता था कि डॉक्टर का मतलब मेडिकल। तो मैंने उसी स्ट्रीम में अपने आप को जो है देखा। पढ़ाई में थोड़ी अच्छी थी जी, तो मैंने बहुत अच्छा किया 9th और 10th में भी। साथ ही मैंने मेडिकल एडमिशन से पहले अपनी जो ये प्री नर्सिंग और बीएससी पार्ट जो है उसमें भी बहुत ही एक्सीलेंट मैंने ग्रेड्स लाए। तो मैं सीधा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में पहुंची। तो यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है मेडिकल की। यस, राइट। मेरी मेडिकल जर्नी यहाँ से शुरू होती जी। और परिवार में तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं पता कि क्या होता है, कैसे आगे जाएंगे या फिर कैसे। तो कुछ ऐसी चीजें बताइए जो मेडिकल जर्नी की, जो आप जब आप एमबीबीएस कर रहे थे तो कुछ ऐसी चीजें होगी जो हमारे साथ शेयर करें। मुझे मेरे पेरेंट्स का सपना पूरा करना था जी, और वो हमेशा चाहते थे कि हमारी ये जो बेटी डॉक्टर बनेगी ये बहुत अच्छी डॉक्टर बनेगी। तो मेरे सामने एक ही गोल था, फर्स्ट एमबीबीएस, सेकेंड एमबीबीएस, थर्ड एमबीबीएस, फाइनल एमबीबीएस में जो बुक्स मिली है जी, जो बुक्स खरीदी गई है उसका बहुत अच्छे से अभ्यास किया जाए और जितनी भी क्लासेस थी जी उसे बंक ना किया जाए। दैट वाज माय मोटिवेशन, क्योंकि उन दिनों में कहीं कोचिंग लेने की कोई सुविधा ही नहीं हुआ करती थी कि एमबीबीएस के लिए कोचिंग बना दी, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोचिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमें अपने आप अपनी कोचिंग को आगे बढ़ाना रहता था और अपना ही स्वयं का जो बोलते ना स्वयं दीप हो जी, बस उसी रास्ते पर हम चलते थे। और आज हम गायनेकोलॉजिस्ट बन गए एंड बाय प्रोफेशन आई एम ऑब्स्टेट्रिशियन, सो आई एम गायनेकोलॉजिस्ट।
ओके, तो आपने पीजी गायनो में किया है, मतलब उसके लिए भी फिर उस समय एमबीबीएस के बाद उसके लिए भी एंट्रेंस और इंटर्न ऐसा करना पड़ता था? यस, ऐसा होता था कि आफ्टर एमबीबीएस जी। फिर वही ग्रेड्स मैटर करते हैं हाँ। कि परसेंटेज कितने आए। अच्छा। क्योंकि उन दिनों में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जस्ट शुरू हुई थी, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रहे थे जी। रूल्स रेगुलेशंस, तो हमारी जो बैच थी दैट वाज द लास्ट बैच। तो हमें जो भी एडमिशन मिली, क्योंकि हमने अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, हमारे ग्रेड्स अच्छे आए, उस ग्रेड्स के ऊपर पहले मुझे जो है पीडियाट्रिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करने का नसीब प्राप्त हुआ जी। और पोस्ट ग्रेजुएशन पीडियाट्रिक्स में करने के बाद मेरा ड्रीम था कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनूं। तो उसके बाद में वही हुआ, मेरे मार्क्स अच्छे थे तो मुझे एमडी गायनिक में एडमिशन मिल गई और मैं गायनेकोलॉजिस्ट बन गई। यस, और उसके बाद में जब एमडी गायनेकोलॉजिस्ट किया तो मैंने गायनिक की ही प्रैक्टिस की। मतलब अभी आप फुल फ्लेज, मतलब अभी पीडियाट्रिशियन ही आप गायनेकोलॉजिस्ट करके। हाँ, मुझे कोई एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ा क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट भी उतना ही डिमांडिंग था। तो मैंने गायनिक की ही प्रैक्टिस की। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि मैं भूल गई हूँ, मगर मुझे एक स्ट्रीम में ज्यादा फोकस करना था। तो मैम आपका खुद का यहाँ पे प्रैक्टिस चलती है? यस, मेरा खुद का मैटरनिटी होम है। ओके, श्री पूर्वा नर्सिंग होम के नाम से जी। तो मैम मुझे एक बात बताइए, अभी हम देख पा रहे हैं कि गायनिक प्रॉब्लम्स जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई इन द सेंस काफी चैलेंजेस है, काफी फील्ड्स आ गई है इसमें, या फिर काफी डिसीजेस नई नई आ रही है, उसके ऊपर काफी सारे वैक्सीन भी आ रहे हैं, काफी सारे, फॉर एग्जाम्पल सर्वाइकल कैंसर। मैम तो हम एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे बिल्कुल। तो सर्वाइकल कैंसर के बारे में सबसे पहले हम, क्योंकि मैंने ऐसे सुना है कि नंबर 1 होते जा रहा है पेशेंट इंडिया में, मैम ये कैसे, क्या और क्यों, क्या रीजन है उसके और क्या निवारण है उसका? सर्वाइकल कैंसर, यस, इट्स ग्रोइंग वेरी फास्ट, बहुत तेजी से बढ़ रहा है जी। सर्विक्स जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये गर्भाशय का मुंह होता है जी। जैसे भी हिंदी में लोग गर्भाशय करते हैं, मराठी में गर्भपिशवी कहते हैं, या इंग्लिश में उसे यूट्रस कहा जाता है जी। उसका जो माउथ होता है दैट इज सर्विक्स। और ये जो सर्विक्स होता है ये बहुत ही लायबल होता है किसी भी इंजुरी के लिए, किसी भी तरह के वायरसेस अटैक के लिए, या किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए। वो बहुत जल्दी डिजीज हो जाता है अगर हमने अपने पेशेंट्स को ये नहीं सिखाया कि सेल्फ हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। बिकॉज जो आज ईश्वर से या हमें निसर्ग से जो एक डिविनिटी प्राप्त हुई है कि स्त्री को जननी कहा गया है जी। तो स्त्री जो है इस धरती की जननी माता है जी। उस जननी को अपने अवयव की देखभाल करना बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। देखभाल करने में मैं सीधा सर्वाइकल कैंसर पे आती हूँ। मैंने कहा कि हेल्थ और हाइजीन बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखा तो आपके अंदर के अवयव इतने डिजीज होते जाते हैं कि आपको पता नहीं चलता। आपकी जब तक ये हाइजीन इतनी बुरी तरह पे वर्स्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, तब आपको पता चलता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और उस समय आप डॉक्टर के पास पहुंचते हो। बाय दैट टाइम आपकी बीमारी आगे बढ़ चुकी है। अब सर्वाइकल कैंसर के होने के क्यों होता है, इसके अनेक प्रकार के जो है कारण है। मैं आज के जनरेशन को यह बताना चाहूंगी और यह मेरा कर्तव्य भी है जी। Unless and until you get married, yeah, never involve yourself or your body into a sexual activity. यह बहुत बड़ा एक कारण है सर्वाइकल कैंसर में।
इसमें क्या होता है कि हम इमेच्योर होते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को 12 साल की, 14 साल की, 15 साल की लड़कियों को पता नहीं होता कि सर्वाइकल कैंसर क्या है। जस्ट आउट ऑफ पीयर प्रेशर बोलो या आजकल जो भी नेट इंटरनेट की दुनिया में लोग देखते हैं, वॉच करते हैं, जितने भी चैनल्स हैं, हर जगह देखो तो कुछ ना कुछ गलत ही नजर आता है। इसमें हर लड़की को लगता है आई शुड हैव अ बॉयफ्रेंड। क्वेश्चन, एक बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया तो दूसरा बॉयफ्रेंड, तीसरा बॉयफ्रेंड। Nowadays the youngster feel they are status oriented if they have a girlfriend or a boyfriend. पर जितने गर्लफ्रेंड्स बदलोगे, जितने बॉयफ्रेंड्स बदलोगे, उतना आपको सर्वाइकल कैंसर का होगा। क्यों है? क्योंकि जितने नए लोगों के कांटेक्ट में आप आते हो, HPV वायरस का खतरा उतना ही बढ़ता है। HPV वायरस में सबसे ज्यादा जो है घातक है 16 and 18 HPV वायरस। यह HPV वायरस कैसे आता है गर्ल्स के अंदर या लेडीज के अंदर? इट कम्स थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होती है। तो HPV वायरस जो है फीमेल की जो है योनि मार्ग से एंटर होता है, स्किन से। और जब वो एंटर हो जाता है और अगर ये क्रिया बार बार हो रही है तो यह सर्विक्स को अटैक करता है सबसे पहले, और वहां से वो सर्वाइकल कैंसर की ग्रोथ को शुरू करता है। इस तरह से अनेक और भी कारण हैं सर्विक्स कैंसर होने के, पर यह बहुत बड़ा कारण था जो मैं पब्लिक तक जाना चाहती हूँ, हर लड़की के पास पहुंचना चाहती हूँ, हर यंगस्टर के पास भी पहुंचना चाहती हूँ। They should take care of hygiene of their body. Use condoms before going for any contact and take self care. पेरेंट्स भी इसमें जिम्मेदार होते हैं, बच्चों को यूं ही ना छोड़ दिया जाए। Keep a watch on them. Keeping watch on your own children is not a bad thing. Yes, children don't want your observation all the time, but give them space also. But at the same time, take care of your children. कैंसर सर्विक्स को आज की डेट में रोकने के लिए, रोकथाम करने के अनेक उपाय हैं। आप बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, why not to give them a birthday gift to your daughters or to your daughter-in-law or your incoming daughter in the family as a gift. Don't give any major gift of diamonds and golds. Give a gift of cervical vaccine. Before your daughter gets married or your daughter-in-law comes in the family, give her 3 doses of cervical cancer vaccine prevention. Okay. Yes. So that would be the best gift. Okay. Every Indian parent or the parents of world can give to them. So nice, ma'am. तो मैम ये जो वैक्सीन्स होती है वो कैसे लेनी चाहिए और कितने समय के गैप में लेनी चाहिए और कौन से एज से वैलिड है, टिल विच एज? वैसे तो पहले 14 इयर्स की जो एज थी, WHO ने फ्रॉम द एज ऑफ 14 टू अ गर्ल उन्होंने रिकमेंड की थी टिल द एज ऑफ 45। 14 साल की उम्र से, इसलिए कि गर्ल को मेंस्ट्रुएशन एस्टैब्लिश हो जाता है। ओके। उसके जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो ग्रो हो जाते हैं। एंड व्हाई अप टू द एज ऑफ 45? बिकॉज तब तक रिप्रोडक्शन चलता रहता है एक लेडी के शरीर में, ओव्यूलेशन होता रहता है। इन दिस पीरियड शी इज मोर लायबल टू गेट दिस डिजीज। पर अब WHO ने पूरा वेस्टर्नाइज वर्ल्ड देखकर उन्होंने हर एक स्कूल में इसको जो है लागू ही कर दिया। Okay. As soon as a girl become teen years old and a lady of 55 years, okay, क्योंकि 45 years के बाद में she is sexually active till sometime like 55-60 years. So अभी गैप बढ़ चुकी है। Girls right from the age of 10 up to the age of 55 to 60 years. गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन आ गया है। गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड, WHO का गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस एंड यस दे विल, इट्स वेरी कॉस्टली इंजेक्शन, yes, but getting it imported from countries, so India is also working on it and they are making it little economical for the school children, so that is a very best step government is taking.
And we have to take cervical cancer vaccines in 3 doses. Okay. Like today is the 0 day. Yes, ma'am. Take first dose. Yeah. Then after 1 month of 0 day, take second dose. And after 6 months of 0 day, take third dose. तो सर्वाइकल कैंसर की ये बात सुन के मैम की तरफ से भी और हमारे चैनल की तरफ से भी हम आपको सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी आपके जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं आप उनकी तरफ जाओ और ये वैक्सीन जरूर लो। जैसे मैम ने बोला है कि थोड़ा कॉस्टली है तो आप बर्थडे गिफ्ट कुछ और देने के बजाय ये एक ऐसा गिफ्ट दो जो उनके हेल्थ में काम में आएगा। और जैसे हमने पहले शुरुआत की है कि महिलाएं हमेशा खुद के हेल्थ को लीस्ट प्रायर करती है, आखिरी में रखती है, तो ये ठीक नहीं है और इसके तरफ भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना घर के परिवार की तरफ ध्यान देना है। मैम आप हमें ये बताएं कि जैसे आपकी जो कॉलेज लाइफ हुई, आपने बोला कि आपने स्टडी पे फोकस किया और आप मतलब आपका टारगेट ही था कि मेरे को अच्छा करना है इसमें, और आप पीडियाट्रिशियन हुए, उसके बाद आप गायनेकोलॉजिस्ट हुए। वेरी डिफिकल्ट है उस पे जाना ना, जिसको बहुत अच्छा ग्रेड मिलता है वो जाता है। हम ऐसी कोई चीज आपको याद आ रही है जो हम हमारे साथ आप शेयर करना चाहोगे पूरे एजुकेशन लाइफ में? यस, बेसिकली आई वांट टू लिव माय लाइफ टू द फुलेस्ट। जी, मैं चाहती हूँ कि जिंदगी को जिंदगी के समान ही जिया जाए। उतार चढ़ाव तो हर एक की जिंदगी में आते हैं, पर हम हर उतार को हम लोग अपना दुख और दर्द पकड़ के उसको बैठ जाएंगे तो चढ़ाव भी तो है। तो लाइफ गोज ऑन लाइक दैट कि अंधेरा है तो सवेरा आएगा और सवेरा है तो अंधेरा भी आएगा। तो वन हैज टू हैव दैट इंटरनल विल होना चाहिए आपकी कि आप जो है यस और नो के साथ डील कर सके। तो ऐसे तो जिंदगी में यस और नो बहुत आते हैं। मैंने एमबीबीएस किया, उन्हीं दिनों से जो है, पहले के समय तो जो ऐसा होता था सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहिए जी, तो मेरे पापा ने जो है मेरे हस्बैंड को प्रेफरेंस दिया, मेरी शादी हो गई, मुझे 2 बच्चे, गवर्नमेंट सर्वेंट है करके, दैट्स अ इम्पोर्टेंट पॉइंट, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट। ओके, वो और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो आप इतने खूबसूरत है, वैसे तो बहुत पीछे लगते होंगे आपके। पीछे लगने वालों की संख्या मेरे हस्बैंड जरूर बताएंगे। अच्छा। वो हमेशा कहते थे मुझे, क्योंकि उन दिनों मेडिकल कॉलेजेस में बहुत कम लड़कियां जाती थी। हाँ, बहुत कम घर से लड़कियां आती थी जी, क्योंकि माँ बाप सोचते थे एज हो गई है अब शादी करके घर बसा लो। हमारे पेरेंट्स का वैसा नहीं था। तो मेडिकल कॉलेज में वैसे ही परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कम होती थी बॉयज के कंपैरिजन में। तो थे कुछ सीनियर्स थे, कुछ बराबरी के थे, कुछ 2 साल सीनियर थे, कुछ 5 साल सीनियर थे। तो सर भी डॉक्टर है? यस, सर भी डॉक्टर है, हिज एनेस्थेटिस्ट। तो ऐसे तो रहते हैं जी। तो मुझे लगता है कि हर एक के साथ होता है, पर वो अफेयर कभी चला नहीं। अफेयर कभी हुआ नहीं क्योंकि घर से परमिशन ही नहीं थी। हमारा ब्रॉटअप बहुत ही स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर में हुआ, तो हमें ये सब चीजों की नजर ही नहीं थी और दिल भी नहीं था, दिमाग भी नहीं चलता था, क्योंकि हम इतने भाई बहन थे कि हम आपस में ही इतने बॉन्डेड थे जी कि हमें घर भागने की सबसे पहले जैसे कॉलेज छूटा बस मिली कि हम घर भागते थे। उस समय कोई बहाने भी नहीं होते थे ना कि फ्रेंड के बर्थडे में जा रहे हैं, किसी की पार्टी में जा रहे हैं, किसी ने इनवाइट किया, घर वाज द इनविटेशन ऑलवेज। ऐसा चला, शादी हो गई, मेरी 2 प्यारी प्यारी बेटियां हैं, बड़ी हो गई है बेटियां भी। मैंने उनको वैक्सीनेशन पूरा डोज सबसे पहले करके दिया बिकॉज आई वाज नोइंग कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन फॉर एनीथिंग। आई हैड गिवन देम रूबेला, टाइफॉइड, जो पेरेंट्स नहीं जानते कभी, सिर्फ जो पीडियाट्रिशियन बताते हैं हम उतने ही वैक्सीनेशन देते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर गर्ल्स, फॉर वुमेन देयर आर मेनी वैक्सीनेशन। So cervical cancer is one of the greatest gifts you can give to your daughters. Yes, for a lifelong. Yes, you're right. तो आपकी जो daughters हैं, तो अभी क्या कर रही हैं वैसे वो? My elder daughter, she's done her MBA HR International. She is in USA, in Dallas, and she's working as well. She's
learning also data analytics course. ओके, तो जैसे आपने बोला कि सर आपके गवर्नमेंट सर्वेंट है इसलिए माँ बाप ने हाँ बोल दिया, हाँ. तो ही इज इनटू Who? योर हस्बैंड? My husband is anesthetist. Okay, no government servant, no central government. Now he is retired. Okay, Just okay, few years back. okay, okay, okay. तो कैसे रही आपकी न्यूली मैरिड लाइफ along with your कहते हैं एजुकेशन आप साथ में ले रही थी? Yes. Yeah. तो What happened? No, हाँ, when I was doing my internship, just I cleared my MBBS. जी, और MBBS जस्ट क्लियर करके मैंने इंटर्नशिप शुरू किया था। जी, उन दिनों ही बहुत सारे प्रपोजल्स आते थे। जी, मेरे पापा ने एक डायरी बनाई थी। जी, मेरे पापा रेलवे के बड़े अधिकारी थे, उन्होंने एक डायरी बनाई थी। डायरी में जो भी आता था उनका नाम वेट लिस्ट में चला जाता था, क्योंकि मैंने कहा ना पहले गर्ल्स मेडिकल कॉलेजेस कम जाती थी, तो सबका ध्यान रहता था कि नहीं अपने को डॉक्टर भी चाहिए, तो शी इज देयर। अदर कास्ट वाले और कास्ट वाले सभी अप्रोच करते थे, तो सीधा मेरे डैडी को अप्रोच करते थे। वहां पे मेरे डैडी जो है वेटिंग लिस्ट में नाम लिखते थे। तो मेरे जो हस्बैंड है डॉक्टर कृष्ण कुमार ढेमरे, ही वाज 14th नंबर इन द वेटिंग लिस्ट। ओके, यस। और वो डायरी सिर्फ मेरे पापा के पास उनके ऑफिस में रहती थी, जो मैंने आज तक नहीं देखी, पर मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं। अच्छा, मेरी मम्मी ने भी कभी जिक्र किया था इसका। ये मेरे हस्बैंड जो है उस समय नौकरी भी नहीं लगी थी, अपॉइंटमेंट लेटर सिर्फ जेब में था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की का कोई अपॉइंटमेंट लेटर आया है, आपको अमुक अमुक महीने के बाद में इस तारीख को आपको ज्वाइन करना है गुजरात में। बस वो अपॉइंटमेंट लेटर लेके मेरे पापा को उन्होंने खुश कर दिया, और अपना पैसा कुछ भी नहीं था उनके पास। नेचुरली ही वाज नॉट ऑन अ जॉब। और घर के सभी को बुला लिया, अपने घर के सभी को बुला लिया, सब घर के आ गए, दिल्ली से, फरीदाबाद से, कहीं से, बॉम्बे से, ऑल दैट, पूरे बैंड बाजी के साथ में आ गए। अच्छा, तो मेरे माँ बाप को लगा कि बहुत ही जेन्युइन कैंडिडेट। तो बस बोलते हैं ना, where there is it is not where there is will there is way, ये नसीब की बात है जी। बस हो गई शादी, और पहले शादी के लिए बहुत कुछ करना भी नहीं पड़ता था, बस हार डाल दिया, पंगत में खाना खिला दिया, लोगों को शादी हो गई, कभी भी लेकर चले जाओ। तो आप फिर अपना एजुकेशन कंटिन्यू किए मैम उसके बाद? आफ्टर माय मैरिज मैंने हाउस जॉब्स किए, पीडियाट्रिक में एक हाउस जॉब किया और एक हाउस जॉब गायनिक में किया। बड़ी टफ लाइफ हुआ करती थी उन दिनों, ना तो आप अपने पति से मिल सकते हैं, ना तो अपने घर बहुत ज्यादा जा सकते हैं, क्योंकि रोज ही ड्यूटीज होती थी। गायनिक और पीडियाट्रिक दोनों भी जो ऐसे सेगमेंट्स थे कि बहुत डिमांडिंग थे, मैंने कहा। और उसके बाद जैसे ही हाउस जॉब हुआ, आई हैड माय फर्स्ट बेबी, मेरी पहली डॉटर हुई, और उन दिनों मुझे बहुत तकलीफ हुई। उन दिनों हमारे पास आईसीयू की सुविधा इतनी अच्छी नहीं थी, मेरी बॉडी में, मेरे ब्लड में क्लॉटिंग आ गई थी। तो उन दिनों आईसीयू का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, पर 2 स्पेशल रूम हुआ करते थे जहाँ पे डॉक्टर्स को रखा जाता था या वीवीआईपी पेशेंट्स को रखा जाता था। तो सारा कुछ प्रैक्टिकल लेवल पे चलता था, कंजर्वेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। उस कंजर्वेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से मैं बच निकली, मेरी बेबी हो गई। उसके बाद मैंने पीडियाट्रिक में डीसीएच किया, डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ। वो करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक एमडी की डिग्री होनी चाहिए, और उस समय एमडी गायनिक की ऑफर आई थी, एमडी गायनिक कर लिया। इसलिए फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ, रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि मैं भी नागपुर में रहती थी, मेरे पेरेंट्स भी नागपुर में रहते थे, और मेरी इन-लॉज भी, पार्ट ऑफ इन-लॉज आर इन नागपुर, सब नागपुर में, सेम सिटी, सब सारे रिश्ते निभाते हुए। ओके मैम, आप जो अभी की जो यंगस्टर्स हैं, जो भी मैरिजेस कर रही हैं, खुद भी जॉब करती हैं, और चैलेंजेस तो कोई भी सिचुएशन में आ सकते हैं, तो अपने जॉब को, अपने प्रोफेशन को साथ में रख के अपने फैमिली को संभालने के लिए मतलब आप क्या सलाह देती है? कुछ उनको कुछ बताएं। See, the life is full of challenges. Either you take a lady from a village, or you take a lady from a Western country.
the gap is very long, but the condition is same. I just want to suggest to each and every lady of this world that go and get educated. सावित्रीबाई फुले जिन्होंने आदर्श है वो आज हमारे, शी इज द फर्स्ट टीचर फॉर ऑल द वीमेन. शी स्टार्टेड वीमेन एजुकेशन. जब उनके ऊपर में गोबर फेंका जाता था सावित्रीबाई फुले के ऊपर कि तुम कहाँ लड़कियों को पढ़ाना निकली जा रहे, वो समय था और आज का समय है. चेंजेस हैव कम मेनी. नाउ एवरी लेडी, हर एक लेडी को लगता है कि मुझे एम्पावर्ड होना चाहिए. जो खेत में काम करती है उसे भी लगता है एम्पावर्ड होना चाहिए. शी इज गेटिंग एम्पावर्ड थ्रू हर क्रॉप्स. शी इज गेटिंग बेटर क्रॉप्स because she is applying her education, her knowledge, her mind and her time. Now the ladies are becoming more practical. I have given a talk a year back in Nagpur only कि महिलांचं आरोग्याकडे होते दुर्लक्ष. हर एक महिला चाहती है कि मैं और मेरा जो परिवार है वो अग्रसर हो. उस परिवार को अग्रसर करने के पीछे वो खुद की सेहत को पहले भूल जाती है कि मेरी भी एक सेहत है. अगर मैं सही रहूंगी, बिकॉज आई एम द प्यूट ऑफ द फैमिली, अगर मैं बीमार पड़ गई तो मेरी पूरा परिवार बीमार पड़ जाएगा. तो कुछ महिलाएं जो पढ़ी लिखी है वो अपनी सेहत पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लगी है, पर अभी भी 60% महिलाएं इन चीजों को नहीं समझ पाती. जैसे ही मैरिज करके आ जाती है तो उसके घर से भी पढ़ा लिखा के ये भेजा जाता है कि बेटा तुझे अब उस परिवार का ही अंग बना है और उस परिवार के लिए तेरी आगे की जिंदगी है. उसको ये नहीं बताया जाता है कि बेटा अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखना, तब तू अपने नए परिवार का ख्याल बहुत अच्छे से रख पाएगी. एंड यू हैव टू बी मोर प्रैक्टिकल टुवर्ड्स योर हेल्थ. देन यू विल बी एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर योर husband, for your in-laws and everything, because a girl, she represents two families. अपने माँ बाप को भी रिप्रेजेंट करती है, अपने in-laws को भी रिप्रेजेंट करती है. तो every lady should know and that they should take care of their own health. इतनी खूबसूरत बात बोली है मैम ने. सबसे पहले एक महिला, उसकी अपनी हेल्थ आती है, चाहे वो मैरिड हो या ना हो, चाहे वो अपने मम्मी के घर रहती हो या अपने मतलब शादी के बाद वाले घर में रहती हूँ, जो भी घर में रहती हूँ, बट उसकी जो हेल्थ है वो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगर वो सशक्त है, वो अगर अच्छी है, हेल्दी है, निरोगी है, तो ही वो अपनी पूरी फैमिली को अच्छा जीवन दे सकती है और बेहतर जीवन दे सकती है. मैम, आप हमें ये बताइए कि सर्वाइकल कैंसर कैसे, मतलब हम लोग पता करें, ऐसी कौन सी टेस्ट है जिससे हम लोग पता करें कि सर्वाइकल कैंसर हो गया हमको? पता करने के, सर्वाइकल कैंसर को पता करने के कई तरीके हैं जी, पर उससे पहले पेशेंट को कुछ साइंस और सिम्टम्स होते हैं. अब साइंस से पहले सिम्टम्स आते हैं. सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं कि स्त्री के, जिसको कहते हैं कि नीचे का पेट जी, जहां बच्चेदानी होती है जी, उस जगह पे उसको हमेशा दर्द बना देता है. ओके. कई बार तो लोअर बैक इज वेरी कॉमन. इसके अलावा अगर उस स्त्री को हमेशा या इन बिटवीन, ज्याला आपण क्या बोलते हैं, सफेद पानी जी, व्हाइट डिस्चार्ज जी की शिकायत हो जाती है. व्हाइट डिस्चार्ज होते ही वो बहुत कमजोर हो जाती है. व्हाइट डिस्चार्ज कंटिन्यूअस होता है जी. वो कभी कभी बहुत बदबूदार हो जाता है, उससे बदबू भी आने लगती है. और ये व्हाइट डिस्चार्ज कई स्त्रियों में तो खून के साथ भी मिक्स हो जाता है, जो उसके बियॉन्ड टॉलरेंस हो जाता है उस पेशेंट के. तो ऐसी कई सिम्टम्स होती है जिस सिम्टम्स को लेके
स्त्री पेशेंट खुद डॉक्टर के पास पहुंचती है। हर स्त्री ने 40 साल की उम्र के बाद अपने आप को 3 साल में एक बार, अगर उसको कोई सिम्टम्स नहीं है तो भी जी उसने जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसने जरूर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अपने सारे जो है यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, इन सब की एक बार जांच करवानी चाहिए। जी अब जांचें होती है पहले मैनुअल, यानी आप डॉक्टर के पास पहुंचते बराबर कोई डॉक्टर भी आपको एकदम से ऑपरेशन थिएटर में नहीं ले जाते। उसका भी कुछ प्रोसेस और एक प्रोसीजर होता है कि पहले तो आपकी जांच करेंगे। जांच हम मैनुअली करते हैं, फिंगर से होती है। उसके पहले फिर स्पेकुलम एग्जामिनेशन होती है, जिसमें हम एक छोटा सा जो है औजार डाल के हम जो है उसकी वजाइना को देखते हैं वेदर इट इज हेल्दी और इसमें कोई ग्रोथ है या इसमें अगर पानी है तो खून मिश्रित है या जो भी है, इसको बैकिंग क्यों है, लोअर एब्डोमिनल पेन क्यों है, इन सब चीजों की जांच हम विजुअल इंस्पेक्शन कहते हैं इसको। ये जो पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन को इससे की जाती है। उसी समय अगर उसकी कोई डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज सर्विक्स से आ रहा है, दिख रहा है, या कोई ऐसा लगता है खून का एक बूंद उसके सर्विक्स के माउथ पे है, या कोई ग्रोथ दिख रही है, तो हम उसी समय उसका पैप स्मीयर लेते हैं। पैप स्मीयर साइटोलॉजी करते हैं। साइटोलॉजी किस चीज की करते हैं? जो सर्विक्स से फ्लूइड निकल रहा है या सर्विक्स के ऊपर कुछ फ्लूइड जमा है या वजाइना के पोस्टीरियर फॉर्निक्स में कुछ फ्लूइड जमा है, उसको हम स्पैचुला से लेते हैं, ब्रश से लेते हैं, अनेक प्रकार से लिया जाता है और उसको हम साइटोलॉजिकल टेस्ट, जैसे आप आमतौर से हर कोई जानता है पैप स्मीयर टेस्ट, ये टेस्ट की जाती है। उस टेस्ट के माध्यम से हमें सेल्स में नॉर्मल सेल्स है या कैंसर के सेल्स है ये पता चलता है। इस टेस्ट के अलावा भी अगर हमें पता चलता है कि कुछ तो इसमें बिनाइन है या बिनाइन से भी बढ़कर कोई चीज है, कुछ बीमारी इनकी कुछ आगे की हो सकती है, तो हम लोग जो है पेशेंट की कॉल्पोस्कोपी भी करते हैं। कॉल्पोस्कोपी यानी एक लाइट सोर्स हम जो है मल्टीप्लाई करके कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई एम्पलीफाई करके उसको सर्विक्स के माउथ पे फोकस करते हैं, तो सर्विक्स का माउथ बहुत अच्छी तरह से विजुअलाइज होता है और उसमें की छोटी छोटी चीजें, नसें, जो भी ब्लड वेसल्स है सब दिखाई देती है। कोई पॉलिप है तो दिखाई देता है। और ऐसे समय में हमें सर्विक्स के माउथ पर से बायोप्सी यानी छोटा सा टुकड़ा निकाल भी सकते हैं, जिसे हम सर्वाइकल बायोप्सी कहते हैं। तो ये कई प्रकार की टेस्ट है, लाइक मैनुअल एग्जाम, विजुअल एग्जामिनेशन, मैनुअल एग्जामिनेशन, साथ में पैप स्मीयर, फिर कॉल्पोस्कोपी, सर्वाइकल बायोप्सी, ये सब चीजें हो जाती है। और हम जब मैनुअली पेशेंट को चेक करते हैं तो हमारा एक हाथ जो होता है वजाइना में होता है उसके, क्योंकि हम सर्विक्स को टच करके यूट्रस को अपने हाथ में पकड़ना चाहते हैं, तो दूसरा हाथ हम पेट के ऊपर से रखते हैं, जिसमें हम पूरी तरह से यूट्रस में कहीं कोई गोला है क्या, कहीं यूट्रस आजू बाजू में चिपका है क्या, कहीं उसकी ग्रोथ ज्यादा हो गई है क्या, ये सब पता चलता है। अगर वो कहीं चिपका है, खून मिश्रित अगर सफेद पानी जाता है, तो समझ लो कि हम ये समझते हैं कि उसको अब आगे की और टेस्ट की जरूरत है। तो फिर हम पेशेंट को सीटी स्कैन काइंड ऑफ थिंग, जो सॉफ्ट टिश्यू के लिए एमआरआई करते हैं, उसके लिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। ओके। तो मैम ये जो सीटी स्कैन जैसे और शरीर के होते तो उसमें भी सेम वही मशीनरीज और वो सब भी? हाँ, मशीनरीज का इस्तेमाल सेम होता है, पर जिस एरिया पर वो फोकस हो रहा है उस एरिया के जितने भी अवयव होते हैं उसको वो कंसंट्रेट करके हमें वो उसकी फिल्म्स देता है। और अगर हमें सॉफ्ट टिश्यू देखना है तो हम एमआरआई के लिए जाते हैं, और एमआरआई के लिए जाते तो उसमें से भी हमें पता चलता है कि बीमारी आगे बढ़ रही है या नहीं है, बीमारी क्लियर कट थोड़ा पता चलता है। इसके बावजूद भी अगर उसकी कंप्लेंट्स कम नहीं होती है
तो डेफिनेटली हमको और पेशेंट को फर्दर एडवाइस करना पड़ता है कि अभी आपका जो है हम ये टेस्ट करने वाले हैं, जिससे हम क्लियर कट पता चल सकता है, या हम सेकंड ओपिनियन भी लेते हैं कई बार। ऐसा नहीं है कि मैंने जो ओपाइन कर दिया वो सही है। हम अपने दूसरे सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट की भी ओपिनियन लेते हैं, उनके पास भेजते हैं, उनको पूरी हिस्ट्री बताते हैं, फिर हम 2-3 गायनेकोलॉजिस्ट मिलकर ऐसी चर्चा पे लाते हैं कि इस पेशेंट को किस चीज की जरूरत है। तो पेशेंट का जिसमें बेनिफिट है वही करते हैं। मैम, ये जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन जब से आई हुई है और अभी तक का पीरियड, तो इतने में सर्वाइकल कैंसर के जो इंफॉर्मेशन है उसमें क्या इजाफा हुआ है, ऐसा लगता है आपको? डेफिनेटली स्कूल्स एंड कॉलेजेस में तो प्रिवेंटिव मेजर्स की बहुत अवेयरनेस आ गई। The girls and boys are definitely they are taking their prevention before going in for any contact or any kind of togetherness. And all children, they are on internet. They get all internet details, and they know what to do, how and what not. Do's and don'ts are always there. So they are much aware. What the earlier generation was not having. Now these generations, these children are very fortunate. They are having all kind of information on their fingertips. So they are privileged. Right. हाँ, आपने इतना डिटेल में बताया सर्वाइकल कैंसर के बारे में। आई होप सभी को समझ में आया होगा, या फिर कुछ दिक्कतें आती है तो हम मैम का भी नंबर प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही में आपके भी खुद के कोई गायनेकोलॉजिस्ट होंगे तो आप जरूर उनके पास जाइए, बहुत जरूरी है। मैम, साथ ही में हमने देखा है कि सर्वाइकल कैंसर के साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर के भी काफी केसेस बढ़ गए हैं, तो इसको आप कैसे, मतलब हम कैसे उसको एग्जामिन करें, कैसे समझे कि हमारे में कुछ ऐसा भी कोई चीज हो रही है, हम कैसे सेल्फ एग्जामिन करें, या फिर क्योंकि सबसे पहले तो हम खुद को देखते हैं, तो सेल्फ एग्जामिन ये बहुत अच्छा जरिया होना चाहिए, या फिर क्या सिम्टम्स होते हैं मैम ब्रेस्ट कैंसर के? ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस ये अपने आप में ही बहुत बड़ा विषय है। See that every lady want to have healthy breast. And there is a say, the longevity of women or a lady is up to maximum up to the age of 83-85. Okay. So that lady says there is a say that if I would have known that I have to survive so long, I would have taken a better care of my health. Right. That is what. Breast self-examination is the criteria जिसके जरिए आप अपने ब्रेस्ट की स्वयं डॉक्टर बन सकते हैं। आपकी ब्रेस्ट की डॉक्टर आप खुद हैं। आप वो चीजें डिटेक्ट कर सकती है जिसमें डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए आपको समय लगता है। जब आप डिटेक्ट कर पाएगी तो आप डॉक्टर के पास पहुंच पाएगी। अगर वो डिटेक्शन आपको आता है तो ही आप पता कर पाएंगे कि आप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। इस चेंजेस को जानने के लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, अभी मैंने कहा कि स्वयं के ब्रेस्ट को स्वयं ही जांच करना है। जांच करने के कई तरीके हैं, जिसमें से 5 ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के तरीके दिखाए गए हैं। या तो आप नहाते समय जब आपके दोनों स्तन खुले होते हैं, नहाने के बाद कपड़े पहनने से पहले ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो जाओ। उसमें भी आप देखो कि आपके दोनों ब्रेस्ट एक जैसे दिखते हैं, नहीं कोई छोटा हो रहा है, या किसी ब्रेस्ट में रेडनेस आ रहा है, या किसी ब्रेस्ट में स्वेलिंग आ गई है, जो बिल्कुल ऑब्वियसली आपको अलग से ही नजर आती है। ऐसे समय आपको अगर कुछ चीजें राइट ब्रेस्ट में नजर आती है तो आप अपना लेफ्ट हैंड राइट ब्रेस्ट पे रखकर इसको
सर्कुलर मोमेंट में आप घुमा सकती है गोल तरीके से या ऊपर से नीचे, साइड टू साइड। इसमें आप पता कर सकती हैं कि उसमें कोई नोड है, कोई ट्यूमर है, कोई स्वेलिंग है या कुछ स्किन अंदर जा रही है। अगर कहीं से आपको लगता है उस ब्रेस्ट के ऊपर से कुछ सिक्रेशंस आ रहे हैं तो आप एक बार थोड़ा सा दबा कर भी देखिए। और अगर ऐसी कोई चीज है तो जरूर पहले फैमिली को इन्फॉर्म करिए और तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए। आप नहाते समय इसे बहुत आसानी से और भी कर सकती है, क्योंकि पानी के साथ थोड़ा साबुन अगर लगा दिया जाए ब्रेस्ट के ऊपर तो आपके हाथ बहुत आसानी से स्लिप होते हैं ब्रेस्ट के ऊपर से। और अगर आपके ब्रेस्ट में कोई भी अगर एबनॉर्मल चीज चल रही है या ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है या कोई नोड आ गया है, कोई सिस्ट आ गई, वो भी आपको समझ में है। तो ये पहली समझ हमारी है जी, तब हम डॉक्टर के पास पहुंच पाएंगे। सो यू आर द ओन डॉक्टर फॉर योर ओन ब्रेस्ट। टेक केयर ऑफ योर ब्रेस्ट। डॉक्टर्स आर रियली वरी फॉर योर ब्रेस्ट। मैम, अगर ऐसा पता चलता है कि कुछ चेंजेस है सपोज और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या इसके लिए भी कुछ और टेस्ट बताते हैं? डेफिनेटली जी। आप अगर जब डॉक्टर के पास जाते हो जी तो डॉक्टर सबसे पहले एडवाइस करते हैं आपको, तो पहले आपका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं जी। या तो पूरी तरह से एग्जामिनेशन टेबल पर लिटाकर दोनों हाथ सिर के नीचे रखकर जी वो एग्जामिनेशन करते हैं दोनों ब्रेस्ट की जी। साथ में आपका जो एक्सिला होता है, एक्सिला में जिसे क्या कहते हैं, खाक, उसकी भी एग्जामिनेशन होती है कि वहां पर भी कोई नोट तो नहीं डेवलप हो रहा है, इस ब्रेस्ट में कुछ एबनॉर्मल चेंजेस आए हैं क्या जी, रेडियस है, साइज छोटा बड़ा हो गया या दर्द में है जी। इन सब चीजों की जानकारी लेने के बाद में डॉक्टर आपसे कहते हैं एक अगर नोट दिख रहा होगा या कुछ भी एबनॉर्मल चेंजेस होंगे तो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं मैमोग्राफी। और मैमोग्राफी के साथ में सोनोग्राफी करना ज्यादा उचित है, क्योंकि सोनोग्राफी करके और भी कुछ डीप सीटेड चेंजेस दिख जाती है। सुपरफिशियल चीजें तो दिखती है। और मैमोग्राफी एक ऐसा टूल है कि जिसे कहते हैं ना, एक धनिया की बीज होती है जी, धनिया के बीज के इतना भी अगर कोई छोटा सा दाना भी आपके ब्रेस्ट में है तो वो भी बेबी होके बाहर आ जाता है। अच्छा, तो इट्स अ बोन फॉर बेबीज। लेडी मस्ट गो फॉर हर रेगुलर मैमोग्राफी जी। 40 साल के ऊपर में हर 3 साल में एक बार करना चाहिए अगर नॉर्मल रिपोर्ट है फिर भी। तो मैम इसके कोई साइड इफेक्ट? इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं जरूर। So every lady should go for a mammography after the age of 40 years every 3 years. And yes, अगर आपको कोई डिजीज है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपके डॉक्टर्स हैं, they are taking care of your breast and follow that advice. जैसे मैम ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर के लिए आपको चाहे तकलीफ हो, कुछ सिम्टम्स हो, नहीं हो, तो भी आपको जैसे पैप स्मीयर के लिए जाना चाहिए, वैसे ही ब्रेस्ट में जब आप सेल्फ एग्जामिन करते हैं, कुछ नॉड हो नहीं हो तो भी आफ्टर योर एज ऑफ 40 आपको जाना चाहिए मैमोग्राफी के लिए, राइट मैम? यस मैम, आप हमें काफी डिटेल में सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताया है। मैम, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, गर्ल्स जो है, उनके लिए आप अगर कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो क्या? जो ग्रोइंग गर्ल्स हैं जी, उनके लिए मैसेज है, गर्ल्स टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। योरसेल्फ मीन्स टेक केयर ऑफ योर बॉडी जी। Body is a very precious thing, and taking birth in a human life is the most precious gem which you have. So handle it with care. Don't smoke unnecessarily. Don't look at the country, what country is doing. See to yourself what you are doing for yourself.
how much benefited you are for yourself. So please take proper sleep, proper nutrition. Don't be after the junk food. Don't smoke. Smoking is one of the cause for cancer. Have only one trustworthy relationship, not many of the relationship with your other partner. Take vaccines. If your parents they doesn't know what vaccines are and where they are available, you get the information from net because you are into that era. Tell your parents that you wish to have these things and go to doctor. Take care of everyone in the family. So once the family is taken care, the nation is taken. वेरी ट्रू मैम, थैंक यू सो मच। अगर लड़कियां खुद ही अपना ख्याल रखना अगर शुरू कर दे, जैसे हम पहले से देखते आ रहे हैं, अपने मम्मी की तरफ से देखते आ रहे हैं कि बहुत नेग्लिजेंस होता है खुद के ऊपर, तो अगर लड़कियां ही खुद अपने लिए इनिशिएट करे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कहीं तो भी ये चीजें बदलेगी और कहीं तो भी एक स्वस्थ भारत जो हम सपना देख रहे हैं उसकी शुरुआत हो सकती है। गर्ल्स ने अगर अपनी केयर करना शुरू कर दी तो they would be the future wives. If they are the future wives, they are the future mothers. They are the future daughter-in-laws. They are the future mother-in-laws. So otherwise, what we are doing, we are helping the families and we are helping our nation. Make your nation strong and this is free. So nice. Thank you so much, ma'am. बहुत मजा आया आपके साथ बात करते हुए और इतना इंफॉर्मेटिव अपना सेशन रहा, अपना टॉक रहा, बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार। थैंक यू मैम। Thank you.